हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एग्जाम्पल 15 to 18। एग्जाम्पल करने से पहले कुछ हमारी टर्म्स हैं जिन्हें पहले पढ़ना ज़रूरी है इन एग्जाम्पल को करने से पहले। तो देखिए वो टर्म क्या है। देखिए जिसमें कि हमारी फर्स्ट टर्म है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? हमें फंक्शन का मतलब तो पता है बट उसका कंपोजिशन वो तो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें कोई फंक्शन गिवन होता है, फंक्शन है एफ, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ए से बी तक जाता है। हम मान लेते हैं वो फंक्शन क्या है, एफ एक्स हमारा है 3x है। तो सेट ए है, बना लेते हैं अपना सेट ए। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है एफ एक्स, जो कि क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। अगर हम फंक्शन में 1 रखते हैं तो इमेज हमारी क्या मिलती है, 3। फंक्शन में 2 रखते हैं तो इमेज हमारी क्या मिलेगी, 3 2 जा 6। फंक्शन में अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9। ये हमें इमेज मिली है। 1 रखा तो 3 मिला, 2 रखा तो 6 मिला, 3 रखा तो 9 मिला। ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हम एक और ले लेते हैं, जी फंक्शन। वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो बी से सी की तरफ जा रहा है। अब फंक्शन भी रखना पड़ेगा तो हम जी एक्स मान लेते हैं, 3x + 5 ये रखते हैं। तो देखिए बी फंक्शन तो हमारा ये है, सेट बी है हमारा। एक और सेट बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, सेट सी। तो बी से सी तक एक फंक्शन जा रहा है जी एक्स, जो कि क्या है, 3x + 5 x + 5। अब देखिए x हमने क्या रखा, 3 रखा, 3 3 जा 9। 9 में 5 प्लस करेंगे, 9 + 5 हमारा क्या बनेगा, 14। तो अगर हम 3 रखते हैं तो इमेज हमें क्या मिलती है, 14 मिलती है। अगर हम x की जगह क्या रखें, 6, तो 3 6 जा 18, 18 + 5 23। तो 6 रखने पे इमेज हमें क्या मिली, 23। उसके बाद हमें क्या रखना है, 9 रखना है। 9 3 जा 27, 27 में 5 प्लस करेंगे 32। तो 9 रखने पे हमें इमेज क्या मिली, 32। तो देखिए सेट ए, सेट बी, सेट सी। ए से बी तक फंक्शन क्या था, 3x। बी से सी तक फंक्शन क्या था, gx। ये हमें गिवन फंक्शन था। ए बी सेट में ये डोमेन है, सेट ए। सेट बी क्या है, कोडोमेन। अगर हम gx फंक्शन लेते हैं तो तब बी सेट क्या है हमारा, डोमेन, और सी फंक्शन क्या हो जाएगा, कोडोमेन। इतना तो हमें पता चल गया। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वो है कि अगर हम सेट ए के अंदर एलिमेंट रख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, जो सेट सी के अंदर इमेजेस बन रही हैं वो होता है हमारा कंपोजिशन। मतलब कि जी ऑफ एफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसे क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर हम जी ऑफ एफ एक्स ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है हमारा ए से डायरेक्ट सी तक। अब तक तो हम कह रहे थे सेट ए से सेट बी तक जा रहा है फंक्शन एफ एक्स, और फंक्शन जी एक्स जा रहा है सेट बी से सेट सी तक। लेकिन अगर हम कंपोजिशन लें तो जो हमारा फंक्शन है वो ए से डायरेक्ट किस पे जाए, सी पे। अगर हम फंक्शन के अंदर 1 रखते हैं तो इमेज हमारी 14 मिलनी चाहिए, 2 रखते हैं तो इमेज 23 मिलनी चाहिए, 3 रखते हैं तो इमेज क्या मिलनी चाहिए, 32। तो इसके लिए हमें कोई इक्वेशन भी तो मिलनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लें, हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। देखिए जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स क्या है हमारा, 3। एक्स की जगह हमने यहाँ एफ एक्स लिखा है तो एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स + 5। अब एफ एक्स हमारा क्या गिवन है, एफ एक्स तो हमारा 3x गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 3। एफ एक्स क्या है हमारा, 3x, 3 × 3x + 5, 3 3 जा 9, 9x + 5। ये है हमारा फंक्शन मिल गया हमें। इसका मतलब अगर हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, एक्स में अगर हम 1 2 3 रखते हैं तो हमें क्या इमेज मिलनी चाहिए, 14 23 32। तो रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्स में 1 रखते हैं, एक्स की जगह 1 रखें, 9 में 9,
9 में +5 करेंगे तो क्या आएगा 14 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 9 2 क्या करते हैं, 9 2 कितना होता है 18, 18 में हम 5 प्लस करेंगे तो 23 मिलेगा। 9 3 27, 27 में 5 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 32। तो देखिए हमारा g ऑफ f(x) क्या निकला है 9x + 5 निकला है। अगर हम यहाँ पर 9x + 5 x की जगह हम 1 रखते हैं तो 9 1 जा 9, 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 14, 2 रखते हैं 9 2 जा 18, 18 में 5 प्लस करेंगे 23, 9 3 जा 27, 27 में 5 प्लस करेंगे 32। इसका मतलब अगर हम 1 2 3 रख रहे हैं तो हमें जो इमेजेस मिल रही हैं डायरेक्ट 14 23 और 32 मिल रही हैं। यो g ऑफ f(x) हो गया। इसका उल्टा भी निकाल के देखते हैं, f ऑफ gx तो हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो देखिए x की जगह क्या गिवन है gx गिवन है, तो f हमारा क्या दिया हुआ है फंक्शन 3x दिया हुआ है, 3x की जगह हम क्या रखेंगे gx रखेंगे तो हो जाएगा gx। अब 3gx की वैल्यू क्या है हमारी, gx की वैल्यू 3x + 5 है तो लिखा जाएगा 3x + 5, 3 3 जा 9, 9x + 3 5 जा 15। तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ gx हमें क्या गिवन हुआ 9x + 15। तो ये हमारा क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हमने समझ तो लिया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन और देखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन हमें क्या गिवन है, लेट f such that a goes to b and g such that b goes to c be two functions। दो फंक्शन है जिसमें फर्स्ट फंक्शन है f, सेकंड फंक्शन है हमारा g। फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक जा रहा है a से b तक, फंक्शन g हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है b से c तक। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g ऑफ f इज़ डिफाइंड एज, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसका f और g का वो कैसे डिनोट किया जाता है g ऑफ f से, इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन g ऑफ f(x) सच दैट a गोज़ टू b। मतलब अगर हम डायरेक्ट लिखे g ऑफ f(x) तो हमें क्या मिलता है a से डायरेक्ट c मिलता है, जो कि हमने अभी एग्जांपल लिया था उसमें समझा था कि जब हमने सेट a के अंदर एलिमेंट डाले हैं g ऑफ f(x) में तो हमें डायरेक्ट इमेज क्या मिल रही है, जो हमें b से इमेज मिल रही है, तो a से डायरेक्ट c पे जा रहे हैं। तो वही इन्होंने कहा है डेफिनेशन में कि फंक्शन g ऑफ f(x) क्या है a गोज़ टू c गिवन बाय g ऑफ f(x) इज इक्वल है g ऑफ f ऑफ x। दोनों को इक्वल समझे, या तो हम लिखे g ऑफ f(x) या फिर लिखे g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है a से। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है, तो उसे समझने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं x, दूसरा सेट ले लेते हैं y। सेट x के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट y के अंदर एलिमेंट है a b c d। 1 जो है वो इमेज a दे रहा है, 2 इमेज b दे रहा है, c इमेज c दे रहा है एंड 4 इमेज d दे रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है x से y तक, ये फंक्शन हो गया। x जो है हमारा वो डोमेन होता है एंड y हमारा क्या होता है कोडोमेन। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। बट अगर हम जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में देख रहे थे तो y भी हमारा एक और सेट की तरफ जा रहा था, मान लो सेट c की तरफ जा रहा था। बट इन्वर्टिबल फंक्शन में ऐसा नहीं है। इन्वर्टिबल फंक्शन में अगर x y की तरफ जा रहा है, x गोज़ टू y, तो सेकंड कंपोजिशन में y हमारा किसकी तरफ जाएगा x की तरफ। मतलब कि अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या हो जाएगा y जो हो जाएगा हमारा डोमेन और x क्या हो जाएगा कोडोमेन। इट मीन्स अगर हम फंक्शन में सेट x के एलिमेंट रखते हैं तो इमेज भी हमारी क्या मिलती है, जो सेट x के अंदर एलिमेंट है वही इमेज मिलती है, वो होता है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। इट मीन्स जो फंक्शन है वो किसकी तरफ जा रहा है, x से y की तरफ जा रहा है, और g फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, y से x की तरफ जा रहा है। इट मीन्स g ऑफ f क्या होता है, वो होता है हमारा x गोज़ टू x। ये होता है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। इसका मतलब अगर हम इनपुट x रख रहे हैं तो आउटपुट भी हमें क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर g ऑफ f में हम ये क्या लिख रहे हैं x,
क्या दे रहा है, एक्स की तरफ ही जा रहा है, एक्स में जो इमेज रख रहे हैं, इनपुट एक्स रख रहे हैं, तो जो आउटपुट है वो एक्स मिल रहा है। इट मीन्स जो है जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई, इन्वर्टेबल फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये हो गया हमारा, ये फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। क्यों होता है आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रहा है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब हमने जी ऑफ एफ तो पढ़ लिया, एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी होगा हमारा, जब हम वाई इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी हमें क्या मिलना चाहिए, वाई मिलना चाहिए। इट मीन्स जो एफ ऑफ जी है वो हो जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन ऑफ वाई। तो देखिए डेफिनेशन से समझते हैं हम, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स गोज़ टू वाई इज़ डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। फंक्शन एफ जो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है इन्वर्टिबल कब कहलाएगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, जब कोई फंक्शन एक और एग्जिस्ट हो जी, सच दैट वाई गोज़ टू एक्स, जो वाई एक्स की तरफ जाए। अब जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था उसमें जो वाई था वो हमारा किसकी तरफ जा रहा था, एक अनदर सेट की तरफ जा रहा था, दोबारा एक्स की तरफ नहीं जा रहा था, मतलब सेट ए बी की तरफ, बी सी की तरफ जा रहा था, बट इसमें एक्स वाई की तरफ जा रहा है, तो वाई किसकी तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ। सच दैट जी ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, आई एक्स, एंड एफ ऑफ जी किसके इक्वल होता है, आई वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन जी इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एक्स। जो फंक्शन जी है वो क्या है, इनवर्स ऑफ एक्स, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एफ इनवर्स से। या फिर हम ले 3, क्या लिख सकते हैं हम, 3 को 1/3, 3 अगर 1/3 है तो ये हो जाएगा 3 इनवर्ट्स। इट मीन्स जो जी है वो किसकी इक्वल होगा, एफ इनवर्ट्स। सिंपल सा था इन्वर्टिबल फंक्शन। देखिए कुछ नोट पॉइंट और है। नोट पॉइंट क्यों है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है, फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन, तो हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा, मतलब कि फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है हमारा, इफ़ फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, फंक्शन अगर हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है, तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल भी होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा, और फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। अब थ्योरम फर्स्ट देखते हैं हम। तो थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स लेते हैं हम, 3 फंक्शन लेते हैं, एच जी एफ लेते हैं, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स रखते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और ये भी किसके इक्वल होता है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। मतलब कि एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स रखने पे हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अगर हम यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स की जगह एच ऑफ जी को एक साथ लें, एच ऑफ जी ऑफ एक्स को एक साथ लें, तो भी हमें क्या मिल रहा है, सेम वही फंक्शन मिल रहा है जो हमें ऊपर मिल रहा था, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट है। और थ्योरम सेकेंड क्या कहती है, थ्योरम सेकेंड हमें कहती है कि जी ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये एग्जाम्पल और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उन्हें कंप्लीट करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो पढ़ना ज़रूरी था। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं दोबारा। क्या था एग्जाम्पल हमारा, तो देखिए एक बार फिर से एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लेट फंक्शन क्या है, 2 3 4 5 गोज़ टू 3 4 5 9 एंड जी फंक्शन है 3 4 5 9 गोज़ टू 7 11 15। बी फंक्शंस डिफाइंड एज F2, फंक्शन में 2 रखें तो 3 मिल रहा है, 3 रखें 4 मिल रहा है, 4 5 रखें तो 5 इमेज मिल रही है। एंड G3 इज इक्वल G4, मतलब कि अगर हम इनपुट 3 और 4 देते हैं तो आउटपुट हमें 7 मिलता है। एंड G5 इज इक्वल G9 इज इक्वल 11, इनपुट अगर हम 5 और 9 देते हैं फंक्शन G में तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 11। फाइंड G ऑफ F, G ऑफ F हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमें गिवन क्या है, अगर हम फंक्शन में 2 रखते हैं तो हमें 3 मिलता है,
फंक्शन में 3 रखते हैं तो हमें 4 इमेज मिल रही है, और फंक्शन में 4 और 5 रख रहे हैं तो इमेज हमें 5 मिल रही है। सेकंड हमें क्या गिवन था, जी फंक्शन है, 3 रख रहे हैं या फिर 4 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 7 आउटपुट मिल रहा है। एंड अगर जी फंक्शन में हम 5 या फिर 9 रखते हैं तो हमें 11 मिल रहा है। तो हम ले लेते हैं सेट एक ए बी एंड सी। ए से बी तक फंक्शन किया जा रहा है एफ एक्स, और बी से सी तक फंक्शन किया जा रहा है जी एक्स। तो देखिए 2 रखने पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 रखने पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और 4 और 5 रखने पे, 4 एंड 5 रखने पे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद फंक्शन जो हमें दिया हुआ था वो क्या था, 2 3 4 5 गोज़ टू 3 4 5 9। तो देखिए इनपुट 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 और आउटपुट क्या है, 3 4 5 9, 3 4 5 9 रह रहा है, हमने 9 लिख दिया। उसके बाद हमें फंक्शन में क्या कहा है, जी मतलब कि बी सेट में रखना है। 3 और 4 से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 7। 3 और 4 से आउटपुट मिल रहा है हमें 7। उसके बाद 5 और 9 से आउटपुट हमें मिल रहा है 11। 5 और 9 से आउटपुट मिला 11। और फंक्शन में जी हमें क्या गिवन था, 3 4 5 9 रखने पे आउटपुट हमें मिलना चाहिए 7 11 15। तो देखिए 3 4 5 9 इनपुट हो गया 11, उसके बाद आउटपुट 7 11 15। 7 11 तो हमें गिवन है, 15 हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा जो हमें गिवन था वो तो हमने कर दिया, हमें समझ में आ गया कि 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे 7 मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ फाइंड करना है। इट मीन्स 2 रखने पे डायरेक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 7। 3 रखने पे डायरेक्ट क्या मिलना चाहिए, 7। 4 रखने पे 11, 5 रखने पे 11। ये हमारा क्या हो गया, जी ऑफ एफ। तो देखिए उसे कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब देखिए उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। एफ में हमारा क्या है, 2 3 4 5। तो एक एक बार सभी एलिमेंट रख के देखते हैं, 2 3 4 5 एलिमेंट रख के देखते हैं। तो जी पहले रखते हैं एक्स की जगह 2, तो हो जाएगा एफ ऑफ 2। अब F2 पे हमें क्या मिलता है, F2 3 मिल रहा है, जी 3, और G3 पे हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। उसके बाद क्या है, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस बार हमने क्या रखना है, 3 रखना है, 2 तो हमने रख लिया। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ F3 हमारा क्या है, देखिए F3 4 है, 3 इनपुट रखने पे 4 आउटपुट मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ 4। अब जी ऑफ 4, तो देखिए 4 रखने पे क्या आउटपुट मिल रहा है, 4 रखने पे 7 मिल रहा है। इसके बाद क्या आता है, जी ऑफ एफ, हमने 2 रख दिया, 3 रख दिया, नेक्स्ट किसकी टर्म, 4 की। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4। अब देखिए F4 की वैल्यू क्या है, 4 रखने पे तो इमेज हमें क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, तो जी ऑफ 5 हो जाएगा। अगर हम इनपुट जी में 5 रखते हैं, फंक्शन जी में इनपुट 5, तो फंक्शन जी में इनपुट 5 रखने पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 11, ये हो जाएगा। लास्ट टर्म रह गई 5, तो जी ऑफ 5, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या रखना है, लास्ट टर्म 5 रखनी है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 5। तो देखिए F5 की वैल्यू क्या है, F5 की वैल्यू हमें दी हुई है, 5 दी हुई है, जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 मतलब कि इनपुट 5 रखने पे हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, तो हो गया 11। तो देखिए हमें ओवरऑल क्या चीज़ मिली कि अगर हम जी ऑफ F2 रखा हमने तो इमेज क्या मिली, 7। जी ऑफ F3 रखा तो इमेज क्या मिली हमें, 7। जी ऑफ F4 रखा तो इमेज क्या मिली, 11, और जी ऑफ F5 रखा है हमने तो इमेज क्या मिली, 11।
समझ में आया? इट मीन्स अगर हम डायरेक्ट देखें, ये हो जाएगा फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स, ये हुआ। अगर हम 2 रखते हैं तो डायरेक्ट इमेज क्या मिल रही है, 7 मिल रही है। 3 रखते हैं तो डायरेक्ट इमेज हमें क्या मिल रही है, 7 ही मिल रही है। उसके बाद 4 रखते हैं तो क्या मिलती है, 11, और 5 रखते हैं तो भी क्या मिल रही है, 11। तो ओवरऑल हमारा हमें क्या निकालना था, जी ऑफ एफ निकाला, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। तो देखिए एग्जाम्पल 16 में हमें क्या गिवन है, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। फंक्शन हमें निकालना है कंपोजिशन जी ऑफ एफ का, एफ ऑफ जी का। इफ़ एफ फंक्शन रियल से रियल की तरफ जा रहा है एंड जी फंक्शन वो भी रियल से रियल की तरफ जा रहा है, आर गिवन बाय एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, कॉज एक्स, एंड जी एक्स क्या दिया हुआ है, 3x²। शो दैट जी ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। सिंपल है। फंक्शन हमारा क्या है, एफ रियल से रियल की तरफ है। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, कॉज एक्स दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। इट मीन्स क्या निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो देखिए एफ एक्स क्या है हमारा, कॉज एक्स है, जी ऑफ कॉज एक्स। अब जी ऑफ एक्स होना चाहिए, एक्स की जगह हमें क्या गिवन है, कॉज एक्स गिवन है। अब देखिए जी एक्स क्या है, 3x², तो एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, कॉज एक्स लिखना है। तो हो जाएगा 3 cos² x। सिंपल है। जी ऑफ एफ हमारा क्या निकला, 3 cos² x। जी ऑफ एफ तो निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे। एफ ऑफ जी के लिए जो जी दिया हुआ है वो भी रियल से रियल दिया हुआ है, और जी एक्स क्या दिया हुआ है हमें, 3x² दिया हुआ है। एफ ऑफ जी मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए जी एक्स क्या है, 3x² है, एफ 3x²। अब फंक्शन एफ हमें क्या गिवन है, कॉज एक्स गिवन है, तो इस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 3x² रखेंगे। ये हो जाएगा कॉज एक्स की जगह 3x²। अब देखिए हम इस 3 को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 3 जो था वो cos² x से बाहर था, और ये 3x² हमारा क्या है, ये हमारा एंगल है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी हमारा क्या आया है, cos 3x²। तो देखिए जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों इक्वल है, नहीं है, ये 3 cos² x है और ये cos 3x² है। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली जी ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो देखिए एग्जाम्पल 17 में क्या दिया हुआ है, लेट फंक्शन एफ दिया हुआ है नेचुरल नंबर से वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 4x + 3, वेयर वाई इज इक्वल, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट वाई इज इक्वल 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। फंक्शन जो है हमारा इन्वर्टिबल है। फाइंड द इन्वर्स। इन्वर्स भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ नेचुरल नंबर से वाई की तरफ, जहाँ पर एफ एक्स क्या दिया हुआ हमें, 4x + 3 गिवन है, और वाई हमें क्या गिवन है, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट वाई इज इक्वल 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n। ये हमें गिवन है। अगर हम कोई फंक्शन ले लें, सेट ले लें n और दूसरा सेट ले लें y, क्योंकि हमारा फंक्शन n से y तक जा रहा है। फंक्शन है एफ एक्स और एफ एक्स किसके इक्वल है, 4x + 3 के इक्वल है। तो वैल्यू रखें, x की जगह अगर हम 1 रखते हैं, 4 × 1 = 4, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, ठीक है, 1 रखने पे आउटपुट मिला 7। 2 रखते हैं, 4 × 2 = 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 2 रखा तो आउटपुट मिला 11। 3 रखते हैं, 4 × 3 = 12, 12 में 3 प्लस करा 15, 3 रखने पर आउटपुट मिला 15। 4 × 4 = 16, 16 में 3 प्लस करा तो आउटपुट हमें क्या मिला 19। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया, 1 रखने पे आउटपुट 7, 2 पे 11, 3 पे 15, y पे 19 मिल रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें इन्वर्स चाहिए।
इन्वर्टिबल फंक्शन शो करना है, तो जो फंक्शन है वो हमारा y से x की तरफ जाना चाहिए, तभी तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमें जो है वो y की वैल्यू निकालनी है। तो y हमारा क्या गिवन है, देखिए y हमारा गिवन है 4x + 3, 4x + 3। अब ये तो हमारा y हो गया, y किसकी तरफ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 हम इधर ले जाएं y के पास, y - 3 = 4x, y - 3 अपॉन में 4 इज इक्वल क्या है, x है। तो हमारा फंक्शन जब y से n की तरफ, g से f की तरफ जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, y - 3 अपॉन में 4 ये होगा। तो देखिए रख के देखें, यहाँ पर अगर हम 7 रखते हैं, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 4 डिवाइड करेंगे 1, 11 रखे, 11 में से 3 गए 8, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से 2, 15 में से 3 गए 12, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से 3, 19 में से 3 गए 16, 16 में को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4। तो इन्वर्टिबल है, क्योंकि अगर हम फंक्शन में 1 रख रहे हैं तो आउटपुट हमें 1 ही मिल रहा है, 2 रख रहे हैं आउटपुट 2 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं आउटपुट 3 मिल रहा है, 4 रख रहे हैं तो आउटपुट 4 मिल रहा है। तो फंक्शन इन्वर्टिबल है, बट इसे प्रूव भी करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हम मान लेते हैं लेट g सच दैट y गोज़ टू x। जी वाई की वैल्यू हमें पता है क्या निकली है, y - 3 अपॉन में 4 इज इक्वल x निकली है। जी ऑफ f क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है, निकालते हैं जी ऑफ f। तो देखिए जी ऑफ f किसके इक्वल होता है, जी ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता है। तो हो जाएगा जी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो हमारा 4x + 3 है, तो लिख देते हैं 4x + 3। अब 4x + 3, x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करी है, तो लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए x की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे जी वाई इज इक्वल y - 3 अपॉन में 4 इज इक्वल x, ये थी। अब हम यहाँ पर जी वाई था और यहाँ पर क्या है जी 4x + 3, तो हम x की जगह ये रख सकते हैं, तो रखिए ये हो जाएगा 4x + 3। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं इसको हमने क्यों लिखा है। यहाँ पर है जी 4x + 3 और यहाँ है जी वाई इज इक्वल y - 3 अपॉन में 4। यहाँ जी वाई है और यहाँ जी 4x + 3 है। इस y की जगह हम 4x + 3 क्यों नहीं लिख सकते, दोनों इक्वल ही तो है, बस यहाँ टर्म क्या है y, यहाँ है 4x + 3, तो हमने क्या लिखा, y की जगह 4x + 3, ये -3 अपॉन में 4 हो गया। तो देखिए 3 से +3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, 4x अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, वैल्यू क्या है हमारी x। इसका मतलब क्या है, अगर हम g फंक्शन में y की वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर g ऑफ f(x) रख रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना तो हमें पता चल गया कि अगर फंक्शन में हम x रख रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये लिख सकते हैं हम g ऑफ f(x), जब हमने फंक्शन में इनपुट क्या दिया, x रखा, किसमें, कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f में, तो हमें क्या मिला, आउटपुट x ही मिला है। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमने ये तो निकाल लिया, अब इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ g निकाल लिया हमने, g ऑफ f निकाल लिया, f ऑफ g निकालें, f ऑफ g के लिए f ऑफ g ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, y किसकी तरफ जा रहा है, y टेंड्स टू y, y गोज़ टू y, y की तरफ जा रहा है। f g ऑफ y क्या हो जाएगा, जी वाई हमारा क्या है, f y - 3 अपॉन में 4, क्योंकि हमें जो जी वाई है क्या गिवन है, y - 3 अपॉन में 4 गिवन है, हमने वही रखा है। अब ये क्या है, f ऑफ x होना चाहिए या फिर f ऑफ y होना चाहिए। y की हमारी पूरी टर्म क्या है, y - 3 अपॉन 4, तो हम रख सकते हैं किसकी जगह, f x, हमें 4x + 3 गिवन था, ये गिवन था, इसकी जगह x की जगह हमें y - 3 अपॉन 4 रखना पड़ेगा। तो
y माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस का 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा y माइनस 3 प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, y आया। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आया, y आया है। मतलब कि अगर हम f ऑफ g निकालते हैं तो वो भी हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ g ऑफ y हमें y मिल रहा है। इनपुट y रखने पर आउटपुट हमें y मिल रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, g इज़ द इन्वर्स ऑफ f। g किसका इन्वर्स है, f का इन्वर्स है, हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब हमने इन्वर्टिबल फंक्शन तो प्रूव कर दिया, अब हमें इसका इन्वर्स और फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, f इन्वर्स किसके इक्वल है, g के, सच दैट y गोज़ टू नेचुरल नंबर, y नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है, जी वाई हमें क्या मिला है, y माइनस 3 अपॉन में 4 फाइंड आउट हुआ है। अब f इन्वर्स y यही तो सेम होगा, y माइनस 3 अपॉन में 4 क्यों होगा, क्योंकि जो f इन्वर्स है वो g के इक्वल है और जी वाई हमारा y माइनस 3 अपॉन 4 है, तो f इन्वर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। देखिए क्या गिवन है एग्जाम्पल 18 में, इफ़ R1 एंड R2 आर इक्वलेंस रिलेशंस इन ए सेट ए। R1 और R2 इक्वलेंस रिलेशन शो कर रहे हैं इन ए सेट ए के अंदर। शो दैट R1 इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो इक्वलेंस रिलेशन। ये भी इक्वलेंस रिलेशन शो कर रहे हैं। अगर हम कोई सेट ए माने, उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी माने उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों में कॉमन है 2 3। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, जैसे हमने माना 1 2 3, अब रिलेशन बताने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा तो वो क्या शो करे, इक्वलेंस रिलेशन। बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी इक्वलेंस रिलेशन शो कर रहा है। उसके बाद जब ए इंटरसेक्शन बी करते वो भी हमारा क्या शो करेगा, इक्वलेंस रिलेशन शो कर रहा है। ये कहा है इन्होंने। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमें पहले क्या गिवन है, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। R1 दिया हुआ है गोज़ टू R1 सच दैट ए गोज़ टू ए की तरफ जा रहा है, एंड R2 सच दैट ए गोज़ टू ए, जो R2 है वो भी ए से ए की तरफ जा रहा है। और हमें एक चीज़ और गिवन है, वो क्या है, R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, जो R1 R2 है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों शो कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करने के लिए R1 इंटरसेक्शन R2 वो भी क्या है, इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना चाहिए। देखिए प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ ए रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि वो फंक्शन जो है, वो रिलेशन जो है वो डबलेट शो करे। अब डबलेट शो करना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें लेट कर लेते हैं हम, लेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। सिंस बोथ R1 एंड R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जब दोनों ही रिफ्लेक्सिव हैं तो ए किससे बिलोंग करेगा, R1 से बिलोंग करेगा, एंड ए ऑल्सो R2 से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ए है वो हमारा
R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों से ही बिलोंग करेगा। ए रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, जो हमारा गिवन रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब उसके बाद हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है हमारी सिमेट्रिक की। हम कर लेते हैं लेट ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। अब जब ये ए से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, लेट करते हैं ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है। जब R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, R1 से, एंड बी ए भी R1 से बिलोंग करना चाहिए, सिंस R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो R1 है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम क्या देख सकते हैं कि ए बी जो है हमारा वो R2 से बिलोंग कर रहा है, तो बी ए भी R2 से बिलोंग करना चाहिए। क्यों, बिकॉज R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो R2 है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें गिवन है, इसलिए जब ए बी R2 से बिलोंग कर रहा है बी ए भी R2 से बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है सच दैट बी ए भी हमारा बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 से। जब ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है, बी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब इक्विवेलेंस बनाने के लिए ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारी कंडीशन थी ट्रांजिटिव की। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। जब ए से बिलोंग कर रहे हैं तो लेट करते हैं हम ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 से। जब ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है तो ए बी R1 से भी बिलोंग करेगा और ए बी R2 से भी बिलोंग करेगा। हम अगेन लेट कर लेते हैं बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 से। जब बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहे हैं तो बी सी R1 से भी बिलोंग करेगा और बी सी हमारा R2 से भी बिलोंग करेगा। अब इतना तो हो गया कि ए बी R1 से बिलोंग कर रहा है, बी सी R1 से बिलोंग कर रहा है, ए बी R2 से बिलोंग कर रहा है, बी सी R2 से बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है R1 R2 का तो ये ट्रांजिटिव तो होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ए सी हमारा R1 से बिलोंग करेगा एंड ए सी हमारा R2 से भी बिलोंग करेगा। जब ए सी R1 से बिलोंग कर रहा है, ए सी R2 से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 से भी बिलोंग करेगा। अब कंडीशन तो हमारी प्रूव हो गई कि अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है, बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है, ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है, तो जो होगा R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है। अब जब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन कैसा होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एग्जाम्पल यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।